हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। चैप्टर 4 को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों 9th क्लास के इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी से। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया बहुत ही अच्छा वेल रिटन चैप्टर है, इजी है और यहाँ पर आपको बेसिक एस्पेक्ट्स जानने को मिल जाएंगे कि फूड सिक्योरिटी का सिनेरियो पूरा का पूरा क्या है और आप इस कंटेंट को अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। दो बातें इस चैप्टर में ऐसी हैं, दो कंटेंट हैं ऐसे जिनके ऊपर प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे खासे लेवल के। ठीक है, सबसे बड़ी बात, फूड सिक्योरिटी क्या होता है इसको हम समझते हैं। फूड सिक्योरिटी के अंदर ना दोस्तों तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक फूड की अवेलेबिलिटी, दूसरी चीज़ एक्सेसिबिलिटी और तीसरी चीज़ अफोर्डेबिलिटी। सभी लोगों के लिए हर वक्त। पहले हम इसी को समझते हैं। सबसे पहला पैरामीटर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब है जो देश में अनाज जो प्रोड्यूस हुआ है, एक मिनट, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स कि खाना जो है वो अवेलेबल है, मतलब देश में हमारे पास खाना है अवेलेबल जनता को सर्व करने के लिए। दो तरीके से आ सकता है खाना, या तो वो हमारे देश ने खुद प्रोड्यूस करा हो या बाहर से इंपोर्ट करवाया हो, है ना, या फिर पुराने सालों का कोई बफर स्टॉक जो है वो मेंटेन हो रहा हो। अब बाहर से मंगवाया हो, इस कैटेगरी में कौन सी कंट्री फिट बैठती है? कंट्रीज लाइक जापान। हमने पढ़ा था ना कि उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है, वो टेक्नोलॉजी वगैरह भी फोकस करते हैं और उतना पैसा उनके पास है कि मतलब वो बाहर से कर लेते हैं, मंगवा लेते हैं। अब जैसे एक बात बताओ, आप मान लो बहुत बिजी हो, आप एक मिनिस्टर हो, तो आप अपना खाना खुद क्यों बनाओगे? आप कुक रखोगे कि नहीं रखोगे? जो भी हो, मतलब आप जिस भी फील्ड में मान लो आप बहुत बिजी हो, आपके पास ये सब करने का टाइम नहीं है। यू वॉन्ट कि यार एटलीस्ट खाने जैसी चीज़ में कम से कम टाइम वेस्ट ना करना पड़े, किचन तक ना जाना पड़े और रोज ना सोचना पड़े यार क्या बनाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है। सिमिलरली जापान ने भी कुछ इसी तरीके के स्टेप्स लिए हैं। उसने सोचा कि चलो, जब जोग्राफिकल लोकेशन है ही नहीं ऐसी कि कुछ यहाँ पर प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है, तो हम ना अपने इंपोर्ट बिल को कम करेंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में पहले अपने आप को सक्षम बनाते हैं, टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करेंगे, जो पैसा उससे आएगा, मान लो 100 यूनिट्स पैसा आ रहा है, तो 4 से 5 यूनिट्स लगेगा खाने के खर्चों में, उसको दे देंगे, इंपोर्ट बिल अपना चुका देंगे। और 96-95 जो यूनिट्स हैं, मतलब मैं एक मनी के टर्म्स में एक हाइपोथेटिकल एक नंबर ले रहा हूँ कि इतने इतने यूनिट्स हैं, तो उसको टेक्नोलॉजी की मदद से एक मार्जिन मिल जाता है, अच्छी खासी लेवरेज मिल जाती है जापान को। फूड अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी चीज़, फूड सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। इट मीन्स फूड इज विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन। कोई भी खाने की प्राप्ति से वंचित ना रह जाए, उसको ऐसा ना हो कि खाना ना मिले। और अफोर्डेबिलिटी, खाना इस प्रकार से हो, इस लेवल का सस्ता हो या उसका एक ऐसा रेट हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या, या इनफैक्ट सभी, ज़्यादा से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए फूड के मामले में, सभी लोग सेफ और न्यूट्रिशियस फूड को एक अफोर्डेबल प्राइसेस पर बाय कर सकें टू मीट वंस डाइटरी नीड्स। वापस आ जाओ ऊपर। ये हो गया फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट, जिसके अंदर तीन पैरामीटर्स हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं फूड इनसिक्योरिटी को लेकर। ध्यान से सुनना, हम लोग फूड सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, यहां पर राइटर आपको वर्ड मेंशन कर रहा है फूड इनसिक्योरिटी, जहां पर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स। जो फूड सिक्योरिटी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। सरकार से ही आती हैं दो चीज़ें, एक गवर्नमेंट का विजिलेंस और एक्शन सिस्टम, लेकिन किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक मेन कंपोनेंट है एफ पी एस। ये क्या होता है? फेयर प्राइस शॉप्स, जहां पर गरीब लोगों को राशन कार्ड यूज करके अनाज जो होता है वो सस्ते रेट पर मिलता
है ना, इसको हम लोग कहते हैं फेयर प्राइस शॉप्स, एफपीएस का कंसेप्ट। अब खाना जो है वो उतना ही इसेंशियल है, राइटर कह रहा है, जितनी हवा है सांस लेने के लिए। बट फूड सिक्योरिटी सिर्फ ये नहीं होता कि 2 वक्त की आप रोटी का इंतजाम कर सको, इट मीन्स समथिंग मोर देन डैट। अब वो क्या है, अब अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो फूड सिक्योरिटी जो है, इट इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ पर्याप्त मात्रा के अंदर फूड जो है वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो हर टाइम पर। ऑल पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। बात यहाँ पर क्वालिटी की भी है, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस करा था। सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एंड देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड। ये बैरियर कैसे लग सकते हैं? दिल्ली में बैरियर कैसे लग सकता है फूड के ऊपर? गुरुग्राम में कैसे लग सकता है? नोएडा में कैसे लग सकता है? बताओ। ट्रांसपोर्टेशन से कोई आ ही नहीं रहा यहां पर, मान लो अनाज, है ना। इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है फूड क्रॉप्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का। तो ये क्या होगा? एक बैरियर होगा ऑन एक्सेस टू फूड। ये बैरियर कई सारी जगह पर कभी कभार बन भी जाता है। कैसे बन जाता है? पहाड़ी इलाकों पर मान लो कोई सीजन, क्लाइमेट, मंथ ऐसा चल रहा है जहां पर लैंडस्लाइड्स हैं, रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है, रास्ते चौक हुए पड़े हैं, पथराव की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से बहुत सारे जो पहाड़ों तक जाने के जो रास्ते हैं वो जाम हो गए हैं, और वहां पर ट्रक्स या लॉरी ड्राइवर्स वहां पर पहुंच नहीं सकते हैं, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं कि फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट आता ही क्यों है। बाय फूड सिक्योरिटी, द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसको ऐसा फील हो सकता है हमारे समाज में दैट दे आर फूड इनसिक्योर ज्यादातर टाइम पर। लेकिन यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एंगल एक डिस्कस करते हैं हम लोग। कभी कभार कोई ऐसे पर्सन, आई रिपीट, कभी कभार कोई ऐसे पर्सन जो कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, पर्सन हु आर, लाइन को ध्यान से देखो, पर्सन हु आर अबव द पॉवर्टी लाइन, ये भी फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर सकते हैं। कब? जब नेशनल डिजास्टर, कैलामिटी, अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड, सुनामी जैसी दुर्घटना अगर हो जाए, तो जिसकी वजह से फसल, अनाज, फूड प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन सफर कर जाए। तो फूड सिक्योरिटी सफर कैसे करती है ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी? नेचुरल कैलामिटी की वजह से होता क्या है, मान लो कि किसी एक जगह पर सूखा पड़ गया, फिर क्या होगा? टोटल जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन की वो डिक्रीज हो गई, शॉर्टेज हो गई, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस के साथ क्या होगा? फूड की शॉर्टेज होने की वजह से प्राइस जो है वो बढ़ेंगे। हाई प्राइसेस पर कुछ लोग जो है वो खाने को अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। अगर ये कैलेमिटी बहुत बड़े एरिया में फैलती है, मतलब सूखा पड़ा है और इस प्रकार का एक नेचुरल डिजास्टर बहुत बड़े एरिया में फैलता है, या फिर लंबे समय तक रहता है छोटे से एरिया में भी, इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। लोग किससे मर जाएंगे? जब अनाज नहीं मिलेगा तो भूखमरी से। और स्टारवेशन एक लंबे समय का एक मैसिव स्केल पर किसकी शेप ले लेता है? अकाल की, फेमिन की। तो फेमिन क्या होता है? जब बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु होने लग जाती है भूखमरी की वजह से, और हेल्थ एपिडेमिक्स जो है, हेल्थ डिसीज जो है वो फैलने की सब संभावना रहती है, विच इज कॉज्ड बाय फोर्स यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। खराब पानी लोगों ने पी लिया, सड़ा खाना खा रहे हैं लोग, और शरीर के अंदर अब क्षमता खत्म हो गई है डिसीजेस से, बीमारियों से। गंदा खाना, गंदा पानी पीने की वजह से जो भी शरीर में जो कीटाणु जो जा रहे थे उससे लड़ने की शरीर की क्षमता खत्म हो गई है, ठीक है। और क्षमता डेवलप हो भी तो कैसे हो? वो नहीं हो सकती है, बिकॉज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन। भूखमरी से लोग जूझ रहे हैं, उसकी वजह से हो जाती है डेथ। सेम घटना हमारे देश में आज़ादी से लगभग 4 साल पहले हुई थी, 1943 में, बंगाल में। इसको बोला जाता है द ग्रेट बंगाल फेमिन। इस अकाल ने लगभग 30 लाख लोगों को मार दिया था।
इतने तो आंकड़े ऑफिशियली अवेलेबल है, अनऑफिशियल तो पता नहीं कितने होंगे। 30 लाख लोग मारे गए थे। आगे बढ़ने से पहले एक एंगल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर फूड सिक्योरिटी का। 1970 के दशक में क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी को शुरू शुरू में सिर्फ ऐसे ही समझा जाता था कि सभी लोगों के लिए बेसिक फूड स्टफ जो है वो अवेलेबल हो हर टाइम पर। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस यही मानता था 1975 तक इस कंसेप्ट को। लेकिन प्रोफेसर अमर्त्य सेन, द नोबल लॉरिएट एंड renowned personality associated with economics and economic theories, इन्होंने एक नया डायमेंशन ऐड करा फूड सिक्योरिटी में। इन्होंने बोला फूड हर टाइम पर अवेलेबल हो, इससे भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो एक्सेसिबल भी हो लोगों के लिए। एक्सेसिबल इन द फॉर्म ऑफ एंटाइटलमेंट्स, देश में क्या प्रोड्यूस हो रहा है और जो स्टेट या फिर सोशली प्रोवाइडेड सप्लाईज हैं, मतलब कुल मिलाकर सरकार की कोई स्कीम चल रही है, ठीक है, या फिर केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, वो कुछ स्कीम जो चला रही है उसके तहत उस स्कीम के अंदर वो लोग ये चीज़ लिखें कि कुछ लोग जो हैं वो स्पेशली बेनिफिशरीज होंगे इन फूड आइटम्स के, उनको इतना फूड आइटम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अमर्त्य सेन के इस कंसेप्ट के बाद देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी, स्पेशली जब उन्होंने बात करी एक्सेसिबिलिटी की, एंटाइटलमेंट्स की। 1995 में एक वर्ल्ड फूड समिट जो है, आप कॉन्फ्रेंस कह लो उसको, एक समिट कह लो, ये ऑर्गेनाइज होती है वर्ल्ड फूड समिट 1995 में। किसने ऑर्गेनाइज करवाया था इसको? FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें डिक्लेयर करा गया था दैट फूड सिक्योरिटी अगर इंडिविजुअल लेवल पर, हाउस होल्ड लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल और ग्लोबल लेवल पर अगर एग्जिस्ट करती है, when all the people at all times have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences, तो उसकी वजह से लोगों की एक लाइफ एक्टिव रहेगी और हेल्दी लाइफस्टाइल वो बिता पाएंगे। इस डिक्लेरेशन में फर्दर ये भी चीज़ बोली कि अगर गरीबी को हटाना है, ठीक है, तो नहीं, इसने ये बोला कि गरीबी हटाना एक एसेंशियल कंडीशन है टू इम्प्रूव एक्सेस टू फूड। लेकिन दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है ना, बताओ। खाना देकर गरीबी को हटाया जा सकता है और गरीबी को हटाने की वजह से एक्सेस टू फूड बढ़ेगा, बताओ। दोनों चीज़ें है ना लिंक आपस में। कान चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे वहां से पकड़ लो, एक ही बात है। तो इस फेमिन से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हुए थे? एग्रीकल्चर लेबरर्स, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, दूसरे कैजुअल लेबरर्स। दे वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय ड्रामेटिकली इंक्रीज ऑफ द प्राइस ऑफ राइस। चावल उगता था बंगाल में, बंगाल के प्रोविंस में। अब उसकी प्रोडक्शन आप देखो 1938 से 38, 39, 40, 41, 42, 43, ठीक है, लाख टन्स में प्रोडक्शन है। 85 लाख टू 79 लाख, 79 टू 82 लाख, 82 लाख टू 68 लाख। यहाँ पर थोड़ी सी कम होना शुरू हो गई थी। स्टारवेशन या फेमीन एकदम से आपको थोड़ी ना देखेगा, वो तो आफ्टर इफेक्ट होता है ना चीज़। यहाँ पर कम हो गई, ठीक है। उसके बाद बढ़ा दोबारा फिर से, इस बारी बहुत ड्रास्टिकली कम हुआ। 82 से 68 में कितने पॉइंट्स का फर्क था? अरे 68 से 82 कितने पॉइंट्स का फर्क है? 24। मैथ सीखा गया कॉलेज में। मजाक कर रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं यार। मैं क्या बोलता हूँ, PSI और ऑप्शनल है तो क्या सारे पॉलिटी के सवाल ठीक हो जाएंगे पेपर में?
अच्छा, 93 से 76 की जर्नी, ये मतलब मैं जानबूझ के नंबर बताना चाह रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी नीचे आएगा क्योंकि इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, 93 से 76 की जर्नी कितने नंबर का फ़र्क है? 16 नंबर का फ़र्क दिख रहा है आपको यहाँ पे? 17 है, ठीक है। अरे बाप रे यार, सी सेट भी है दोस्तों। सिर्फ जीएस पेपर वन से कुछ ना होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी राइस की प्रोडक्शन कम हो गई। अब ये नंबर्स हमसे कहना क्या चाहते हैं? साल 1941 को हम टारगेट करते हैं, तो जहाँ पर एक्चुअली में नेचुरल कैलेमिटी की वजह से फूड प्रोडक्शन सफ़र करी, उसका इम्पैक्ट फेमिन की फॉर्म में फाइनली हमें देखने को मिला 1943 में। इसलिए हम इसको कहते हैं, देखो कैपिटल में लिख रखा है, फेमिन ऑफ बंगाल ऑफ 1943, ठीक है। यहाँ पर बस एक लाइन पढ़ लो। कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स इकोनॉमिस्ट का ये कहना है, मानना है, बंगाल फेमिन हैपेंड बिकॉज देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ राइस। अब यहाँ पर अगर चावल की कमी की वजह से एक अकाल पड़ रहा है, तो ये चीज़ हमें क्या दिखाता है? बंगाल के अंदर राइस लोगों का कैसा फूड क्रॉप रहा है शुरू से? स्टेपल डाइट का पार्ट रहा है। रूपक, चावल बहुत खाए जाते हैं बंगाल में, आप बंगाल से हो ना? एक टाइम होता ही है ना, मछली के साथ कि बिना मछली के? तुम खाते हो मछली के साथ? छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ, फिल्म फिल्म रुक जाएगा, बता रहा हूँ। वेजिटेरियनिज्म को अपनाओ। हत्या करके तुम क्या सोचते, फिल्म क्लियर हो जाएगा? आ तो गया यहाँ पर। तो स्टारवेशन जो विक्टिम्स आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, अराइविंग एट अ रिलीफ सेंटर 1945, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द बंगाल फेमिन ऑफ 1943 फैमिली लीव्स इट्स विलेज इन चित्तागोंग डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। पहले बंगाल में था आज़ादी के बाद, अब ये चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट्स कहाँ पर चले गए हैं? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। वहाँ का बहुत साल पहले क्या फेमस था आज़ादी से पहले? डक्कई मुस्लिम। कहाँ जाता था? कौन सी रोड के थ्रू कहाँ जाता था? हाँ, यूरोप जाता था। बंगाल फेमिन जैसा हमारे देश में दोबारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको एक उड़ीसा के दो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है, कालाहांडी और काशीपुर, ठीक है। यहाँ पर आज भी फैमिली लाइक कंडीशंस देखने को मिलती हैं, बहुत सालों से परचेस कर रही हैं, और ऐसा देखा गया है कि भूखमरी की वजह से यहाँ पर मृत्यु हुई है अच्छी खासी संख्या में पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में। फिर राजस्थान की बात करें तो बारान डिस्ट्रिक्ट, झारखंड की बात करें तो पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एंड मैनी अदर रिमोट एरियाज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स। तो फूड सिक्योरिटी एक एसेंशियल कंडीशन बन जाती है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये कुछ किसी काम के नहीं है, और तो कुछ रहने के आई थिंक यहाँ पर नहीं, सब ठीक है, परफेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि फूड इनसिक्योर वाले लोग हैं कौन? देखो, फूड इनसिक्योर वाले लोग तो कोई भी हो सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया। अभी तक लोगों को ये लगता था कि शायद से जो लोग गरीब हैं, पुअर हाउस होल्ड वाले जो लोग हैं, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, वही सिर्फ इसकी चपेट में आ सकते हैं। लेकिन फूड सिक्योरिटी से फूड इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी के बाद काइंड ऑफ पर्सन ना ही एक प्रोडक्टिव एसेट बन पाएगा इकोनॉमी का, और स्टारवेशन से हो सकता है सफ़र करे, अल्टीमेटली फेमिन जैसी कंडीशन कहीं पर आने की वजह से उस पर्सन की डेथ भी हो जाए। ये वाली चीज़ अब पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को भी सता सकती है, ठीक है। अच्छा, ये बिलो पॉवर्टी लाइन और अब पॉवर्टी लाइन वाले पैरामीटर्स आपको कितने सही लगते हैं?
नहीं नहीं, ये जो स्केल है, मतलब इससे पता लग जाता है ना कि कौन से लोग बीपीएल में और कौन से लोग एपीएल में। ये, हाँ, तो ये पैरामीटर सही है। नहीं, गरीबी होनी ही नहीं चाहिए, पुअर जैसा कोई शब्द ही नहीं होना चाहिए किसी कंट्री में यार। हैव्स एंड हैव नॉट्स कहना ठीक लगता है, ठीक है। कभी किसी को ऐसे डिनोट करना या किसी के पास ऐसा कार्ड होना जिस पे लिखा हुआ है कि ये बीपीएल है, एपीएल है, बहुत डेरोगेटरी सा नहीं लगता? साइलेंट गाली और साइलेंट थप्पड़ नहीं लगता ये? सोच के देखो, फील करके देखो, है ना। इंटरव्यू में हमें हमेशा अपना जवाब ये रखना कि सर देखो, इकोनॉमिकली थ्योरेटिकली बड़े सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला कि हाँ, हमारे देश की अभी रियलिटी है, धीरे धीरे करके हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो अभी के लिए तो पैरामीटर ठीक है, लेकिन बोलना सर अकॉर्डिंग टू मी पुअर या पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एपीएल बीपीएल जैसी कोई टर्म ही नहीं होनी चाहिए। सारे लोगों के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एक फेयर ग्राउंड पर इक्वली एक्सेसिबल वाली होनी चाहिए, है ना। तो बड़े सारे जो लोग हैं, दे सफ़र फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी इन इंडिया। वर्स्ट अफेक्टेड लोग कौन है? लैंडलेस पीपल, जिनके पास कोई ज़मीन नाम मात्र के बराबर है और उनको दूसरी जगह पर काम करना पड़ता है। कारीगर, प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, कुछ जो छोटे छोटे लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड जो वर्कर्स से अपना पैसा जो है वो निकाल लेते हैं। एंड डेस्टिट्यूट्स, डेस्टिट्यूट्स कौन होते हैं? जिनके पास कोई रहने की प्रॉपर जगह नहीं होती है ना, इंक्लूडिंग बेकार। तो अर्बन एरियाज में फूड इनसिक्योर फैमिलीज जो हैं, दे आर दोज हुज वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन एंड कैजुअल लेबर मार्केट। ये हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था ये वाला एंगल, है ना। शहरों के अंदर आपको पता है ना क्या देखने को मिलता है? अर्बन पॉवर्टी, है ना, पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने। तो फूड इनसिक्योर फैमिलीज जो है वो कौन सी हैं? दोज हु आर वर्किंग मेंबर्स, दे आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन एंड कैजुअल लेबर मार्केट। अच्छा, इल पेड ऑक्यूपेशन क्या है? उतना निकल नहीं पाता, तो ऐसे कौन से ऑक्यूपेशन होते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले हों, भगा दिया जाए, कोई सिक्योरिटी तो है नहीं उनकी, है ना, वेजेस इतने नहीं मिल रहे, तो बेसिकली कैसे सेक्टर के लोग? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग। तो दीज वर्कर्स आर लार्जली एंगेज इन सीजनल एक्टिविटीज एंड दे आर पेड वेरी लो वेजेस डैट जस्ट इंश्योर बेयर सर्वाइवल। जैसा कि श्रेया आपने कहा ना अभी कि रोटी कपड़े मकान का भी बंदोबस्त नहीं हो पाता। अब शहरों में ऐसी सीजनल एक्टिविटी क्या हो सकती है? शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, आइसक्रीम फैक्ट्री। एक कहानी देखते हैं हम रामू की और अहमद की, ठीक है। रामू एक कैजुअल लेबरर है। कैजुअल लेबरर मतलब क्या? इसके पास एक फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट कोई है नहीं है। ही इज़ अ कैजुअल लेबरर इन एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज। अब एग्रीकल्चर में तो देखो, आप चाहे किसी भी प्रकार के लेबरर हो, आपको कैजुअल तो होना ही पड़ेगा। क्यों? सदाबहार 365 दिन खेती बाड़ी आपको काम नहीं देती है, रोजगार नहीं देती है। लेकिन ये चीज़ ना आप हमेशा नहीं कह सकते हो। अगर आपके पास उसी खेत पर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हो कुछ ना कुछ करने के, जैसे आजकल क्या स्टार्ट हो गया है, नहीं मल्टीपल क्रॉपिंग करोगे तो ठीक है, वो भी टाइम लेंगे। आप हनी बी फार्मिंग कर लो वहाँ पर। ये ना मैं करवाने का सोच रहा हूँ अपने फार्म लैंड्स पर ग्वालियर में। और मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बताया था, मैंने आपको बताया भी था आई थिंक कुछ टाइम पहले भी, 40-50 हज़ार रुपए की कोई मधुमक्खियाँ खरीदनी पड़ती हैं, पता नहीं 20 हज़ार की 30 हज़ार की जो भी हैं वो। तो जनरली ये मधुमक्खियाँ ना स्पेशली आप कह लो कोई कुछ स्पेशल ब्रीडिंग प्रोसेस से ग्रो करी गई होती है, रेज करी गई होती है। ये मधुमक्खियाँ मतलब दूसरी मधुमक्खियों को बुलाकर लेकर आती हैं, ठीक है। और वैसे तो देखो, मधुमक्खियों का जो शहद होता है वो तो
मतलब हज़ारों लाखों सैकड़ों तरीके के फूलों में जाकर जो उनका रस होता है, जो नेक्टर होता है, उसको सक कर 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 जो एक हनी भी है, फाइनली अपना ये हनी कॉम बनाती है ना, उस पर आकर फीड करती है, तब जाकर उससे शहद निकलता है। यहाँ पर क्या करा जाता है, उसको चीनी के ऊपर फीड करवाया जाता है, शुगर क्यूब। तो यहाँ पर कुछ चीनी की बोरियाँ लगती हैं, एक पर्सन चाहिए देखभाल करने के लिए, और जैसे जैसे शहद जो है वो बनता रहे, उसको फिर भर भर के बॉटलों में निकालते चलो, बेचते चलो। ठीक है। एटलीस्ट फार्मर्स को जब तक, एग्रीकल्चर लेबरर्स को जब कोई दूसरा काम नहीं है, तो वो इसका सारा लेके अपना गुजारा तो कर सकते हैं ना। ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा बेटा है सोमू, जो 10 साल का है, ही ऑल्सो वर्क्स एज अ पाली टू लुक आफ्टर द कैटल ऑफ द सरपंच ऑफ द विलेज, सतपाल सिंह। ठीक है। मतलब वही जो गाय भैंस भेड़ बकरियों को देखता है, मतलब चरवाने लेकर जाना और ये करना है, उसको पाली कहते हैं। तो सोमू इज एम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर बाय द सरपंच एंड इज पेड अ सम ऑफ ₹1000 फॉर दिस वर्क। जो रामू है, रामू हैज़ 3 more sons एंड 2 daughters, लेकिन वो अभी काफ़ी छोटे हैं फील्ड पे काम करने के लिए। रामू की जो बीवी है सुनहरी, वो पार्ट टाइम के लिए जो हाउस क्लीनर के तौर पर, जहाँ पर जो ये भैंस का तबेला वगैरह जो होता है, जो उसकी सफाई करती है, वो बेसिकली लाइफ स्टॉक और ये क्लीन करना, गाय भैंसों को नहलाना, काउ डंग साफ करना, मैनेज करना। अब मैनेज करना यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है काउ डंग, बिकॉज इसको सुखाकर इसके कंडे बनते हैं, है ना? कंडे जानते होगे ना। अब अगर डंग प्रॉपर तरीके से सूखा हुआ काऊ का है, तो वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे भी काम आता है, लोग उससे भी हवन करते हैं। मैं भी करता हूँ उससे हवन, ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को। बहुत बार क्या होता है कि जैसे हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि आम की लकड़ियाँ हर बार आपको मिल जाए और आपकी लकड़ियों से आप हवन करो, तो जो गाय के कंडे से जो करा जाता है, अब कंडे देखो हर जगह मिल जाते हैं आजकल, तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, जैसे मैं कभी कभार ऑनलाइन मंगवा लेता हूँ, शॉप्स भी है मेरे घर के पास, तो वो मतलब वहाँ पर कंडे मिल जाते हैं पैक करे हुए, जैसे भी करके। वो काव डंग जो होता है, मतलब उसका जो आप जो पूजा करते हो, उस पर घी डालना आपने, एक कपूर डाला, तो उसको प्रॉपर, वो हवन तो नहीं होता प्रॉपर तरीके से, लेकिन उसको होम कहते हैं। होम, मैं ओम नहीं कह रहा हूँ, होम कह रहा हूँ, HOM, होम। ठीक है। वो ऐसा होता है, हिंदू परंपरा में एक चीज़ मानी जाती है कि भगवान को आप प्रसाद जैसे चढ़ा रहे हो, वो चीज़ ठीक है, मतलब आपने फल चढ़ाया, कोई दूध चढ़ाया, या जो भी है, जो भी आपके पास व्यवस्था है, आपने से वो सब कुछ करा, लेकिन देवी देवताओं तक प्रॉपर खाना जो पहुंचता है, वो हवन के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है। इसलिए करा जाता है हवन। तो सेनेरी इज ऑल्सो वर्किंग एज अ पार्ट टाइम वर्कर फॉर द लाइफ स्टॉक, रिमूविंग एंड मैनेजिंग काउडल। उसको रोज आधा किलो दूध मिल जाता है और कुछ खाना मिल जाता है, कुक्ड फूड, along with some vegetables for her daily work. Besides, she also works in the field along with her husband in the busy season, और उसकी इनकम जितना हस्बैंड कमा रहा है उसमें थोड़ा सा सपोर्टिंग हैंड ये दे देती है उसके साथ काम करके। अब एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है, सदाबहार काम नहीं रहता खेतों में, है ना। तो एग्रीकल्चर बीइंग अ सीजनल एक्टिविटी, इट एम्प्लॉयज रामू ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है। ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 months ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लांट कंसोलिडेशन एंड मेच्योरिंग इन अ ईयर। मतलब जब वो क्रॉपिंग सीजन जो चल रहा है और जो प्लांट्स हैं वो, मतलब क्रॉप्स में वो बड़े हो रहे हैं, हार्वेस्टिंग का उनका जब तक टाइम नहीं आता, तब तक खाली बैठा रहेगा। ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटीज, समटाइम्स ही गेट्स एम्प्लॉयमेंट इन ब्रेक लेइंग और इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। अपने पूरे सारा और इधर उधर मेहनत मुशक्क़त करते हुए, रामू इज एबल टू अर्न इनफ ईदर इन कैश और काइंड फॉर हिम इन ऑर्डर टू बाय एसेंशियल आइटम्स, ताकि मतलब 2 बार खाने का इंतजाम कर सके वो अपनी फैमिली के लिए। ठीक है। बीच में यार ये माइक बंद कर लो यार। ठीक है। तो बाय ऑल हिज एफर्ट्स, रामू इज एबल टू अर्न इनफ ईदर इन कैश और काइंड फॉर हिम टू बाय एसेंशियल्स फॉर 2 square meals फॉर हिज फैमिली।
ड्यूरिंग द डेज व्हेन ही इज अनेबल टू गेट वर्क, वो और उसकी फैमिली जो है वो डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। बच्चों को कभी कभार बिना खाने के, बिना दूध के सोना पड़ता है। मिल्क और वेजिटेबल्स उस टाइम पर रेगुलर पार्ट नहीं रह जाते हैं फैमिली के खाने पीने का, मील्स का। एंड रामो इज फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 months when he remains unemployed because of the seasonal nature of agriculture work। ये तो उसका फिक्स काम है, ये तो उसका प्रॉपर काम है। बाकी जगह पर जहाँ पर वो काम कर रहा है, ये ज़रूरी है कि हमेशा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो ही रही हो तो उसको काम मिल जाए वहाँ पर जाकर, या कोई और ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो ढूंढ सके। फिर ज़रूरी है ये? नहीं, है ना। स्टोरी ऑफ अहमद। अहमद एक रिक्शा पुलर है। यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी। बेंगलोर के अंदर ही हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम झुमरी तलैया along with his 3 brothers, 2 sisters and old parents। ये झुग्गी में रहता है। एंड फैमिली का जो सर्वाइवल है, इट डिपेंड्स ऑन हिज डेली अर्निंग्स फ्रॉम पुलिंग रिक्शा। लेकिन इसकी कोई सिक्योर एम्प्लॉयमेंट नहीं है और इसकी अर्निंग्स रोज़ फ्लक्चुएट करती है। जिस दिन इसको अर्निंग बहुत अच्छी होती है तो ये सारा का सारा राशन वगैरह भरकर, जो भी इसके डेली नेसेसिटीज़ के जो आइटम होते हैं ये वो ले आता है भरकर। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना, अहमद के पास येलो कार्ड है। येलो कार्ड एक पीडीएस कार्ड होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कार्ड, जो कि जो दुकानें होती हैं जहाँ पर आप जाकर सरकार ने जो अनाज एलोकेट आपको कर रखे होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जो अनाज एलोकेट कर रखे होते हैं वो फ्री होते हैं, आप उनको क्या कहोगे? फ्री फूड क्रॉप्स या फिर सब्सिडाइज फूड क्रॉप्स, क्या कहोगे? है ना, फ्री में देती है सरकार? फ्री में तो नहीं मिलता है अनाज, है ना। आपको ऐसा है कि बहुत सस्ते रेट पे मिल जाएगा, फ्री में नहीं। तो ये एक पीडीएस कार्ड है, येलो कलर का है। इस कार्ड की मदद से अहमद गेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन ऑयल फॉर हिज डेली यूज। केरोसिन तेल क्या होता है? तो क्या खाना खाना बनाता है इसको डाल के? चलिए, फ्यूल की तरह यूज करता है। ठीक है, खाना नहीं बनता इससे, कहीं सोचोगे ये अरे ठीक है इसको डाल डाल के दाल चावल बनेंगे। मुंह में पता है आग लगेगी ना जो ड्रैगन जैसी। हाँ आई थिंक ब्लू कलर का होता है ये, है ना। तो ही गेट्स दीज एसेंशियल्स एट हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस। क्यों? सरकार इस पे क्या दे रही है इसको? सब्सिडी। तो ही परचेजेस हिज मंथली स्टॉक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे व्हेन द राशन शॉप इज ओपन फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। तो अहमद इज एबल टू eke out his survival with less than sufficient earnings for his big family when he is the only earning member। यानी कि एक इसके पास हेल्पिंग हैंड, एक इसके पास सपोर्ट क्या है, इसके पास राशन कार्ड है, पीडीएस कार्ड है। ठीक है, जो कि कौन से कलर का है? येलो कलर का। अच्छा अच्छा, राशन को बांटने में सरकार की तरफ से सबसे बड़ी सरकार को चुनौती का क्या सामना करना पड़ता है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए सबसे बेस्ट सरकार क्या करती है और क्या करना चाहिए सरकार को? हमेशा डिजिटल मीडियम के थ्रू एलोकेट करे सबको अनाज, है ना। और प्रॉपर तरीके से कौन सा वर्कर कहाँ से अनाज ले रहा है वो एक राज्य के लेवल के हिसाब से फिक्स होना चाहिए ना। कोई वर्कर माइग्रेट कर रहा है उसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप राशन लेना शुरू हुए 28 के 28 राज्य घुमाए, हर एक राज्य से राशन उठा लिया, काम धंधा तो 6% कर ही नहीं रहा, राशन बटोरता फिर रहा है इधर से उधर। अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, पहले होती थी, पता है। जब से करंट गवर्नमेंट आई है 2014 में, उन्होंने ये जो चीज़ डिजिटलाइज कर दी है। अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर चीज़ की क्या होने लगी है, ये टर्म पहले यूज़ नहीं होती थी ना। अभी आपने सुनी है 2014 से केवाईसी ज़्यादा फेमस तो अभी हुई है टर्म, नो योर कस्टमर, है ना। और अपना हाँ, वन नेशन वन राशन कार्ड। और इन ये मतलब क्या कहते हैं, पता पता कैसे लगेगा कि पर्सन को इतना एलोकेट हो गया राशन, ये ले चुका है? लिंकिंग ऑफ आधार कार्ड्स, बायोमेट्रिक्स और आधार कार्ड, है ना।
सोशल कॉम्पोजिशन अलॉन्ग विद इनएबिलिटी टू बाय फूड, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फूड इनसिक्योरिटी। सोशल कॉम्पोजिशन मतलब क्या, यहाँ पर बात हो रही है कास्ट के एंगल की, कास्ट स्टेटस की। एस सीज, एस टीज एंड सम सेक्शंस ऑफ द ओबीसीज, लोअर कास्ट among them, who have either poor land base or very low land productivity, they are prone to food insecurity। जो लोग नेचुरल डिजास्टर से सफर करते हैं, अफेक्ट होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था अभी, who have to migrate to other areas in search of work, they are also among the most food insecure people। दिक्कत कहाँ आएगी लोगों को, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पर, नेचुरल डिजास्टर अगर आगे लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है, क्या दिक्कत है? प्राइजेस। अगर डिमांड उतनी रही और सप्लाई कम हो गई तो क्या होगा? प्राइसेस। अच्छा, एक चीज ये भी तो हो सकती है ना, जैसे मान लो ये हमारे देश में इतनी राज्यों ने 50-50 मतलब मान लो कि 14 स्टेट्स इधर हैं, 14 इधर हैं, इन्होंने इतना अनाज ग्रो कर लिया कि सड़क पर फेंकने की नौबत आ रही है, जबकि यहां पर अनाज बहुत कम प्रोड्यूस हुआ है। तो ऐसा भी तो करा जा सकता है, इधर का अनाज इधर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो हमारे देश में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करी जा सकती है इससे, है ना? मेरी बात समझ पा रहे हो? कुछ राज्य हैं वहां पर खेती बाड़ी इतनी बढ़िया हो रही है कि इतनी ओवर प्रोडक्शन हो गई है कि लोगों को जरूरत नहीं है, इतना नहीं खाएंगे वो। अगर वो अनाज को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को ठिकाने नहीं लगाया गया, लोग सड़कों पे फेंक देंगे ऐसी उसे। लेकिन वो जो अनाज जो फिक्स सकता था सड़कों पर, वो फ्रूट्स जो कि बर्बाद हो सकते थे, वो वेजिटेबल्स जो लोग कुचल कुचल के सड़कों पे फेंक देते, गाय भैंस भेड़ बकरी को खिला देते, उसको सरकार प्रिक्योर कर लेती है ना? और फिर जिन राज्यों में सरकार को फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करवानी होती है, तो वहां पर ट्रांसफर कर देती है। कैसे होगा ये, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो हाई इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रिवेल्स अमंग विमेन ऑल्सो। ऐसा क्यों होता है? कुपोषण की शिकारी क्यों है हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं? प्रेग्नेंट मतलब पहले बता दो, शादी से पहले बता दो। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है सारी प्रेगनेंसी के बाद कुपोषित हो रही हो, एनीमिक रहते। और देखो बात क्या है, नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे मैं बता रहा हूँ ना, देखो इस लाइन को लाओ, अब खुद आप बताओ। सोशल कॉम्पोजिशन, फैमिली के अंदर किसको प्रेफरेंस देना, एक डिबेट ही चलती है नट्स और मिल्क की। अगर एक फैमिली लिमिटेड दूध और नट्स अगर अफोर्ड कर पा रही है, तो वो किसको जाते हैं? प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा था, मेल मेल मेंबर को जाते हैं, है ना? क्योंकि लड़कियों को फिर कैसा देखा जाता है कि इनको थोड़ी ना पढ़ना है, इनको थोड़ी ना कमाना है। अगर फैमिली के पास एक लिमिटेड ही रिसोर्स है अगर ऐसे इंश्योर करवाने के, तो वो बेटों को ज़्यादा देना प्रेफर करते हैं। यहाँ पर हुआ ना हमारा एक सोशल कॉम्पिटिशन वाली बात ये कि सोसाइटी में किस तरीके से ट्रीट करा जा रहा है, जेंडर स्टेटस या क्या व्यू है जेंडर को लेकर। तो उसकी वजह से बड़ी सारी जो महिलाएं हैं ना, वो कुपोषित होकर रह जाती हैं, खून की कमी होती है उनके अंदर, एनीमिक होती हैं वो, कोई ध्यान देता नहीं है। लड़के के ऊपर उसके दूध दही और वॉलनट्स के ऊपर पैसा लगाते रहते हैं घर वाले। वो अलग बात है, इसमें बाद में जाके वो पता चला वृद्धाश्रम छोड़ा है माँ बाप को बुढ़ापे में। तो दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट्स इवन द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन। ठीक है, बच्चा भी कैसा पैदा होगा? स्टारवेशन की शक्ल का। ठीक है,
तो a large proportion of pregnant and nursing mothers and children under the age of 5 years, they constitute an important segment of the food insecure population. फिर आप वो जानते हो ना, दो टर्म्स आती हैं जैसे स्टंटेड बच्चे और वेस्टेड बच्चे, सुना है टर्म स्टंटेड ग्रोथ एंड वेस्टेड ग्रोथ. मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी जब हम लोग विजन आइज के करंट अफेयर करते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अगर आप किसी पर्सन को मोटा देख रहे हो तो उसको वो बहुत ज़्यादा खाता है. कभी कभार लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से भी पर्सन का शरीर फूल जाता है. तो कुछ जो बच्चे आपको मोटे देखते हैं ना, जो गरीब परिवार से होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दिन रात खाए जा रहे हैं. उनके पास नहीं है खाना. जैसे पर्सन जब भी जिम जाता है ना और वो अपना डाइट चार्ट बनवाता है जैसे कभी भी, तो अगर आप किसी अच्छे डाइटिशियन से पूछोगे, या इतनी बात मतलब हर किसी को वैसे पता ही होती है, लोग ये सोचते हैं कि जैसे किसी को पतला होना है, मान लो किसी को बॉडी नहीं बनानी है, बॉडी तो तब बनेगी पहले पर्सन अगर पतला हो जाए, उसको अपना टमी अंदर करना है, लुक्स अपनी फिजिक अच्छी चाहिए, मतलब जो शरीर पूरा थुलथुला सा उसका हो रखा है उसको बहुत अच्छे से उसको पोस्चर में लेकर आना है. उस टाइम पर ट्रेनर हर जिम का या कोई भी न्यूट्रिशन फिटनेस एक्सपर्ट जो है वो हर किसी को, डाइटिशियन जो है वो हर किसी को ये सजेस्ट करता है कि आप ना हर 2-2 घंटे के गैप में कुछ ना कुछ खाते रहो. वो चीज़ आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट रखेगा, आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ाएगा, आपको एनर्जी लेस भी फील नहीं होगा. और शरीर को अगर आप बेवकूफ़ बनाते हो ना कि आप खा नहीं रहे हो, शरीर कुछ टाइम के बाद जाकर अपने आप को फुलाने लग जाता है. जैसे कई लोग जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि वो बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, फिर भी उनका टमी क्यों बाहर आता जा रहा है. उनकी साइड की जो स्किन है, जो फैट है, ये स्टमक के पास ये अलग से क्यों दिखती है जब भी वो कोई टी शर्ट पहनते हैं, कोई टॉप कैरी कर रही है कोई लड़की, या ऐसा क्यों होता है. वो इसलिए होता है क्योंकि वो मैं ये नहीं कह रहा कि हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली जब उनको भूख लग भी रही होती है तो वो जानबूझ के स्टार्व कर रहे होते हैं, या फिर अगर खा भी रहे होते हैं तो कचड़ा खा रहे होते हैं. अब भूख लग रही है, मैगी बना ली. प्यास लग रही है तो स्प्राइट पी ली, फैंटा पी ली. अब ये सारी जो चीज़ें होती है ना, बॉडी नेचुरली हमारी इन सब चीज़ों के लिए बनी नहीं होती है. इन सब चीज़ों की वजह से भी माल न्यूट्रिशन की समस्या हो सकती है, क्योंकि बॉडी, माल न्यूट्रिशन क्या है, बॉडी को जो पर्याप्त मात्रा के अंदर जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ग्रोथ के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए, आपको एनर्जेटिक रखने के लिए, वो नहीं मिल रहा है. बस यही चीज़ है. तो एज पर नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 1998 to 1999, number of such women and children is approximately 11 crore in India. ये पुराना आंकड़ा है. अब बढ़ गया नंबर के नहीं बढ़ गया वो हम इकोनॉमिक सर्वे से जानेंगे. ठीक है. फूड इनसिक्योर पीपल ये काफ़ी हाई हैं इन सम रीजन्स ऑफ द कंट्री, सच एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, ट्राइबल और रिमोट एरियाज में, रीजन्स विच आर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स एक्सेट्रा. तो स्टेट्स जो हैं कुछ कुछ, जैसे यूपी का ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट, बिहार पूरा का पूरा, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, दे अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री. अब अगर फूड इनसिक्योरिटी को देखना है तो उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या है? हंगर. Hunger is not just an expression of poverty, it brings about poverty. कैसे? ये कल को क्वेश्चन आ सकता है आपको जीएस पेपर 2 में. एग्जामिन विद रेलिवेंट फैक्ट्स, ये दे देंगे स्टेटमेंट और फिर लिख देंगे एग्जामिन विद रेलिवेंट फैक्ट्स. हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, वो सिर्फ पॉवर्टी को दर्शाने का एक इंडिकेटर नहीं है. इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी, गरीबी आती है भुखमरी की वजह से. देखो एक पर्सन, यानी कि आप इतना तो समझते हो ना, यहां पर एक चीज रोक रही है पर्सन को, क्या? इनकम. अच्छा, मंक्स को या नन्स को, बुद्ध या वर्धमान महावीरा को आप ऐसा कहोगे कि वो स्टार्व कर रहे थे या फिर वो हंग्री रहते थे?
वो कुपोषण के शिकारी थे, कहोगे ऐसा? विलिंगली उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसा बनाया था, है ना? जैसे एक मैं बात बताता हूं आपको। हर औरत जिसने ये डिसाइड करा है कि उसको करवा चौथ रखना है या कोई सा भी फास्ट रखना है, व्रत रखना है, ये उसकी मर्जी से हो रहा है ना। उसको पता है ना कितने इतने टाइम तक, कितने इतने घंटे तक या इस टाइम तक मुझे भूखे रहना पड़ सकता है। उसने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया ना। मम्मियाँ करवा चौथ रखती हैं, है ना? मम्मियों ने करवा चौथ रखा, मेंटली वो प्रिपेयर्ड है। अब श्रेया तुम वैसे मत खाने दो मम्मी मम्मी को एक दिन तक, छीन के देखो थाली, नहीं आज तो आप कुछ नहीं खाओगे, गैस पे बिठा देंगे आपको। तो यहाँ पर जो हंगर है ना, वो यहाँ पर इनकम की वजह से है, यानी कि यहाँ पर ये विलिंगली नहीं है। देखो हंगरी रहना, स्टाफ करना विलिंगली हो सकता है, मैं आपको बता तो रहा हूँ एक हायर पर्पस स्पिरिचुअल उसका एक लिंक बता तो रहा हूँ मैं। फास्ट, कोई भी नॉर्मल सा व्रत, करवा चौथ, सल्लेखना, कुछ भी हो सकता है। फिर बुद्धा ने जैसे शपथ ले ली थी कि उठना ही नहीं है, या फिर याद है वो विशालांध्रा मूवमेंट का, अब इसमें पोटी श्रीरामुलू, है ना, फास्ट एंड टू डेथ, जैसे ही आंध्र प्रदेश बना जिस दिन डेथ। ऐसे आपने वो भी देखा होगा श्रेया, लेजेंड ऑफ भगत सिंह में, वो एक बंगाली होता है, वो उनका साथ दे रहा होता है जो, है ना, और उसकी फिर डेथ हो जाती है आखिरी दिन, जिस दिन उनकी मांगे मान ली जाती है जेल में। तो अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। तो हंगर हैज क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशन। अब ये क्या होता है क्रॉनिक हंगर? इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट्स परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कि मतलब पर्सन को खाना दिया भी जाता है, कभी उसने इत्मीनान से बैठकर भरपेट खाना नहीं खाया। समझ रहे हो? अब क्यों नहीं खाया? मिला ही नहीं कभी, क्योंकि हमेशा कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, कभी कोई कुछ दे गया, कुछ बांट गया, कहीं कोई लंगर चल रहा था, कुछ भी था तो कभी कभार खा लिया, लेकिन डेली का यही रहता है कि भरपेट खाने को नहीं मिला। जैसे एक चूहा होता है ना, वो कुतर कुतर कर खाता है कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे मतलब जो मिल गया वो पर्सन ने पेट में डाल लिया अपने। तो क्रॉनिक हंगर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट्स परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड और क्वालिटी। सेम क्वालिटी और क्वांटिटी का उसको अनाज मतलब खाना मिलता रहता है, और लेकिन पर्याप्त मात्रा में वो कभी खा नहीं पाया पूरा। तो पीपल सफ़र, पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम। एंड इन टर्न इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर द सर्वाइवल। अब दूसरी हंगर होती है सीजनल हंगर। अब ये क्या है? इकोनॉमिक्स में ये किसको बोला जाता है? इट इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सीजनल हंगर का मतलब ये नहीं होता कि जब तक, पता चला मयूर आप ये सोच रहे हो कि जब तक सीड्स होनी होंगे और हार्वेस्ट नहीं होंगे जब तक, तब तक वो खाली बैठे रहे, खाएंगे ही नहीं कुछ। यहाँ पर ना, नहीं नहीं, यहाँ पर ना इसका मतलब देखो ये है कि शायद समझ रहे हो कि यहाँ पर पर्सन के पास एक छोटा पैच ऑफ लैंड है, प्लॉट ऑफ लैंड है, वो फैमिली सस्टेनेंस के लिए, सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए इतना पर्याप्त मात्रा में अनाज उगाना चाहता है कि पूरे साल या फिर एक क्रॉपिंग सीजन तक उसका वो अनाज चल जाए। उसको बेचने से कोई मतलब नहीं है, बस परिवार का पेट भर जाए। अब ये सीजनल हंगर क्यों है? उतने टाइम तक, जितने टाइम तक ये क्रॉप हार्वेस्ट नहीं हो जाते हैं, मांग मांग कर खाना पड़ेगा। मतलब उधारी भी अगर किसी जमींदार या मनी लेंडर से लेनी पड़ेगी श्रेया, तो वो खाने के लिए लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो? मतलब पैसे दे दो, हम क्रॉप्स ले आते हैं, हम आटा ले आते हैं, चावल ले आते हैं, ये ले आते हैं, तो उतने टाइम तक ये करना पड़ेगा दूसरों के पास जाकर। अब ये रूरल एरियाज में बहुत चलता है,
बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड अर्बन एरियाज में चलता है बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबरर्स. एग्जाम्पल, देयर इज लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबरर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन. बारिश के दिनों में देखा आपने कंस्ट्रक्शन का काम होते हुए, बट ऑब्वियसली बात है ना, नहीं हो सकता. तो दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर. क्योंकि जब काम नहीं मिलेगा पूरे साल तो क्या नहीं आएगी, उसके पास इनकम नहीं आएगी, और जब इनकम नहीं आएगी तो फैमिली और अपने आप को फीड कैसे करेगा. तो अगर हम लोग बात करें परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विद हंगर इन इंडिया, रूरल हाउस होल्ड की बात करें, सीजनल हंगर देख लो कहां से कहां तक गई है, कम हुई है 16 to 4, 4 to 2.6, बिल्कुल ये डिक्लाइन हुई है. क्रॉनिक हंगर, क्रॉनिक समझ गए ना, मतलब पर्सन को नहीं मिल पाता इतना पर्याप्त मात्रा के अंदर खाने को, क्वालिटी नहीं है और क्वांटिटी भी नहीं है, ठीक है. ये वाली हंगर 2.3, 0.9, 0.7 कम हुई है. तो टोटल हंगर हमें कम देखने को मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी, 18.5 से 5.1, 5.1 से 3.3. अर्बन एरियाज के अंदर अगर हम लोग बात करें, सीजनल हंगर 5.1 to 1.1 to 0.6 बिल्कुल कम हुई है. क्रॉनिक हंगर 0.8, 0.5, 0.3. अच्छा, यहाँ पर क्रॉनिक हंगर ऐसा क्यों है, 0 पॉइंट में है, शहर में एक नंबर भी टच नहीं हुआ, मतलब 1 या 2 भी नहीं आया, सारे 0.8, 0.5, 0.3. यहाँ पर क्योंकि देखो कमाई के साधन बहुत होते हैं. जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ मयूर, दिल्ली में आप ये चीज़ जानते हो ना, अगर पर्सन अगर खाने पे आए तो फिर वो 2 लाख रुपए का खाना भी खा सकता है 5 स्टार में जाकर, और 20 रुपए के छोले कुलचे भी खा सकता है. शहरों में ना श्रेया, खाने की चीज़ें बहुत रहती हैं. आप 5 स्टार में खा लो, रोड के किनारे खा लो, ऑर्डर करवा के खाने ऑर्डर करवा के खा लो, गुरुद्वारे जाके खाना गुरुद्वारे जाके खा लो, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर. ये नहीं, ये रियलिटी है इकोनॉमिक्स में. अभी तो ये चैप्टर में ये बता नहीं रहा है पूरा एंगल, अभी हम 11th में भी जब आगे बढ़ेंगे अभी इसी में, तब ये दोबारा से आएगा चैप्टर के एक एलिमेंट आएगा फूड फूड सिक्योरिटी, तब आप मतलब इसको देखोगे. और ये बहुत बात ही शहरों की, बट ऑब्वियस ही बात है, गांव के अंदर आपको विलेज एरियाज के अंदर खाने पीने के इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं आपको. मतलब मयूर जैसे, मतलब मान लो अब ग्वालियर अच्छा खासा डेवलप है अपने आप में, ठीक है, अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर खाने पीने की, लेकिन ग्वालियर से आप थोड़ा सा अंदरूनी इलाके में आओगे, जैसे जहाँ पर चौसठ योगिनी या कुछ भी है, तो वहाँ खाने पीने का ऐसा कुछ भी नहीं है, पता है, कुछ भी नहीं है दूर दूर तक चौसठ योगिनी वाले इलाके में कि छोले कुलचे की रेडी लगी हो या कोई जगह हो. वहाँ पर हाँ एक ऐसा है कि आप जाओगे, आप थोड़े से ढाबे मिल जाएंगे आगे जाकर, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे आगे जाकर, फिर कुछ होटल्स हैं आगे जाकर, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में, गुरुग्राम में, नोएडा में ऐसा सोचना पड़ता है हमें कि हम कहाँ खाएं. ये चीज़ है. तो टोटल यहाँ 0.8 to 0.5, 0.5 to 0.3 कम हुई है. फिर टोटल हंगर यस 6.4 to 1.6, 1.6 to 1.9 टोटल हंगर भी कम हुई है अर्बन एरियाज में भी. तो हंगर का ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, डिक्लाइनिंग फेज पर है. तो परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रॉनिक हंगर इट हैज डिक्लाइंड इन इंडिया. इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स सिंस इंडिपेंडेंस, कि हम अपने आप को सक्षम बनाएं. क्यों ये वाली लाइन एकदम से क्यों आ गई यहाँ पर, इससे पहले भारत जो है, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आपदा पड़ी थी, सिचुएशन आई थी, तो भारत अनाज इंपोर्ट करवाता था अमेरिका से अंडर पीएल फोर्टी प्रोग्राम. अमेरिका से जो अनाज आता था हम उससे सेटिस्फाई थे क्या,
फ्री में देता था, पैसे लेता था? पैसे लेता था। और उसमें से भी कभी कभार गेहूं ऐसा आता था अमेरिका से, वीट ऐसा आता था कि कभी कभार उसकी काली रोटियां बनती थी बिल्कुल। अब देख कर भी खाने का मन करेगा। जैसे कई लोगों से ना, कई लोगों को मैंने देखा है, जैसे वो लोग ना, आप लोग जानते हो कि शायद श्रेया, वो सुना आपने, कुट्टू का आटा होता है जो व्रत में खाया जाता है, वो उसके वो पकौड़े बनते हैं। अब जैसे मेरे भाई हैं तो उनको वो अजीब सा लगता है वो, मतलब मैं खा लेता हूँ, उनको नहीं पसंद, नहीं है उसका टेक्सचर, नहीं पसंद, उसको देखकर उनको अजीब सा लगता है कि ये काला काला क्यों है ये, अगर ये पूड़ी है, अगर ये पकौड़े हैं, तो काले क्यों है ये। तो वो एक साइकोलॉजिकली चीज़ हो जाती है। अब जैसे कोई कितना भी कहे कि मयूरी न्यूट्रिशियस है, अब जैसे वो नहीं होता, बाजरे की रोटी होती है, तो वो तो मैं भी मम्मा से कहता हूँ कि ये क्या सीमेंट जैसी रोटियां लग रही हैं, तो क्या सीमेंट तोड़ तोड़ के खा रहे हैं जैसे, है ना? वो काली वाली रोटी है कि ग्रे ग्रे वाली कौन सी, बाजरे की तो बनती है वो सर्दियों में, क्या होता है वो, है ना? हाँ, तो वो सेम ऐसे नहीं लगता जैसे क्ले या फिर सीमेंट तोड़ तोड़ कर खा रहे हो जैसे, है ना? हाँ हाँ, मैंने बताया था ना, वो सतनाजे की रोटियां वो बनती हैं रोज़ अलग अलग सर्दियों में, कभी बाजरे की, कभी ज्वार की, कभी मक्के की। तो ये चीज़ है। और श्रेय, आप तो फैमिलियर हो गई मक्के की रोटी सरसों के साग से, है ना? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन पॉलिसी मेकर्स adopted all measures to achieve self sufficiency in food grains. इंडिया ने सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी अपनाई इन एग्रीकल्चर विच रिजल्टेड इन ग्रीन रेवोल्यूशन, स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। कल 2 अक्टूबर था। 2 अक्टूबर को सिर्फ गांधी जयंती नहीं होती है, और किसका बर्थडे होता है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है, उन्होंने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान, है ना? शायद याद होगा आपको, तो आप ब्रांड एम्बेसडर, है ना? उन्होंने जब रिक्वेस्ट करी थी देश से 8 टाइम का मील अवॉइड कर दो, शेरा कहते कोई बात नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं बीट ग्लास जूस पे रह लूँगी, आप जैसा बोलो। तो इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी ऑफिशियली रिकॉर्डेड द इम्प्रेसिव स्ट्रेट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन इंदिरा गांधी जी का तो सिर्फ नाम हो गया था, एक्चुअली खेती बाड़ी को आगे पुश करने के लिए हमेशा से क्यूरियस थे और प्रोएक्टिव थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी नेहरू जी की कैबिनेट में कौन से मंत्री थे, क्या पोर्टफोलियो था उनके पास? रेल मिनिस्टर थे। एक घटना हुई थी, जरा मुझे बताओ वो कौन सी जगह थी? मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस में बताया था, उसके बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया था। रेल दुर्घटना एक हुई थी, और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए श्रेया कि मैं देखो रेल मंत्री हूँ, केंद्रीय रेल मंत्री हूँ, यूनियन रेलवे मिनिस्टर हूँ, तो मैं रिजाइन दे देता हूँ, ये मेरी गलती है, मैं स्वीकार करता हूँ। मतलब ऐसा कुछ था भी नहीं, उनके दूर दूर तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये दिखाता है आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी को। कौन से रेलवे स्टेशन की घटना थी? ट्रेनें टकरा गई थी, कुछ लोग मर गए थे। महबूब नगर। ठीक है, महबूब नगर, आई थिंक ये यूपी में है, आई एम नॉट श्योर। जब रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था इस्तीफा। अच्छा, 112 लोग मरे थे महबूब नगर ट्रेन एक्सीडेंट में। इन विच स्टेट? अच्छा, आंध्र प्रदेश में है, ओके। टेकिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इन अगस्त 1956 देर वॉज अ मेजर रेलवे एक्सीडेंट इन महबूब नगर। अब शेरे देखो, ये देख रहे हो मयूर, ये जैसे एक इवेंट है ये, है ना? ना इस हमारे कोर्सेज का कुछ लेना देना नहीं है, वो तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि बताओ कौन सा रेलवे स्टेशन था जहाँ पर रेल दुर्घटना हुई थी और शास्त्री जी ने रिजाइन दे दिया था, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला प्रीलिम्स के अंदर। ये पता है कंटेंट का काम होता है हमारे एथिक्स के अंदर। क्यों? यहाँ पर एक एलिमेंट है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ये हमें अगर जो रियल एग्जाम्पल लिखने होता है, देखो ऐसे लिखना होता है, मैं बताऊँ एग्जाम्पल एथिक्स का ऐसे लिखना होता है।
या तो आप किसी पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल लिख लो, एक अपनी पर्सनल लाइफ का आपको एग्जाम्पल देना होता है हर एथिक्स के क्वेश्चन में, जितने भी आंसर लिख रहे हो। अब उसके लिए ना दो चीज़ें होती हैं, या तो झूठी तरीके से एथिकल हो जाओ। कुछ लोगों की लाइफ यार अब ऐसी नहीं होती। अब जैसे बहुत सारे केस स्टडीज़ में मुझे इवेंट्स ऐसे बटोरने पड़ते हैं, मेरे को ऐसा लगता है उन केस स्टडीज़ को पढ़कर, जैसे मुझे एग्जामिनर मतलब मुझे मेरे फैकल्टीज़ ने समझाया था कि एथिक्स का पेपर ना जिसने जीवन खुल के जिया है ना वो कर सकता है। अब मेरे लाइफ में रियल इवेंट्स तो इतने नहीं रहे हैं, लेकिन दिमाग बहुत चलता है, मतलब मेरा कि मैं गलत चीज़ को भी सही तरीके से कैसे पोर्ट्रे करने जाता हूँ, तो वो मुझे सेल आउट करना आती है बहुत अच्छे से। तो उसके हिसाब से मतलब मेरी केस स्टडीज के आंसर बहुत बेटर हो जाते हैं। तो इस ऐसा मैं पर्सपेक्टिव आपको दे भी दूंगा, कभी परेशान मत हो। जैसे आप कभी भी केस स्टडी का आंसर किसी चेक कर पाओगे ना, वो पर्सन आपको 15 में से 1.5 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर ऐसे नंबर देगा। उसके अंदर क्योंकि ना एक एंगल होता है लिखने का, आप पर्सनल इवेंट आपको लिखने ही पड़ेंगे एग्जाम्पल उसके अंदर, तो झूठे ले लो ना, क्या क्या दिक्कत है। कभी अगर ऐसी सिचुएशन में सोच के देख लो उसको कि अगर मैं अगर होता होती अगर ऐसा हुआ होता मेरे साथ, तो मैंने क्या करा होता सिचुएशन में सच में। तो वो आपको बहुत सारी सिचुएशन में डाल देते हैं। कभी आपको बैंक के अंदर एक कस्टमर बना देते हैं केस स्टडीज़ में, कभी एक आईपीएस बना देते हैं, ठीक है। कभी एक प्राइवेट कंपनी के अंदर एक वो बना देते हैं कि आपने कुछ होते हुए देखा, एक इंसिडेंट होते हुए देखा, आप विसल ब्लोइंग का सहारा लेना चाह रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि आपकी जॉब चली जाएगी, आपका घर ही आपकी सैलरी से चल रहा है, आपके फादर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, अब आप क्या करोगे, डायलेमा के अंदर हो। और अगर बॉस को पता लग गया, आप सीनियर्स को उनकी कंप्लेंट कर रहे हो, सीनियर से कंप्लेंट कर रहे हो अपने बॉस की, तो आपको आपको ये गलत साबित करके आपके खिलाफ केस बनाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब वो आपको फंसाएगा, आपको ट्रैप करेगा। उसका रास्ता मैं आपको दूंगा कि 7.5 मिनट में लिखना कैसे है इसका आंसर। खैर छोड़ो उसको अभी। अगस्त 1956 में देर वॉज अ मेजर रेलवे एक्सीडेंट इन महबूबनगर, आंध्र प्रदेश, किलिंग एज मैनी एज 112 पीपल। टेकिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट, शास्त्री जी टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन टू पीएम। नेहरू जी ने उनको बोला भी अरे विड्रॉ कर लो अपना रेजिग्नेशन, लेकिन वो नहीं माने, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अच्छाई कभी हमेशा मरती नहीं है। तो जैसे ये हो गए, अब आप इनको कभी करेक्ट नहीं कह सकते हो ना, ये हो गए। और एपीजे अब्दुल कलाम हो गए। ये कुछ ऐसे नेता रहे हैं, ऐसे लोग रहे हैं, नेता तो नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम को नेता तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन ऐसे लोग, ये महान पुरुष रहे हैं जो कि जिन्होंने जिस भी पोस्ट पे रहे हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जितना इनसे हो सका इन्होंने पूरा करा है सब कुछ अपने पर्सनल फायदे के लिए। इनके नेचर एक्शंस को देखकर पता लगता है कि कभी उन्होंने कुछ नहीं करा, कोई चालाकी नहीं, कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं, अपने फायदे के लिए कुछ राजनीति नहीं, ठीक है। अब अच्छा वाला यहाँ पर सब कुछ चल तो रहा था, क्या जरूरत थी, नेहरू जी खुद बोल रहे हैं कि मत दो इस्तीफा, ठीक है, वापस ले लो, लेकिन नहीं। तो इंदिरा गांधी जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करा था 1960s में, by releasing a special stamp entitled Wheat Revolution in July 1968। इन्होंने स्टैम्प रिलीज करा था। ये वाला अमेजन पे भी मिल रहा है, शरीर 145 रुपये के। वीट 60, ये वीट, हाँ वीट प्रोडक्शन एकदम से बूम हो गई है। क्या बात है, नज़रें आपकी भी चील जैसी होती चली आ रही हैं। हाँ, द सक्सेस ऑफ वीट वॉज लेटर रेप्लीकेटेड इन राइस। आपको पता ना, हम अभी पढ़ भी रहे थे इसको एक दो चैप्टर पहले। ग्रीन रेवोल्यूशन की एक बात क्या थी, उसने सक्सेस कहाँ दी, सिर्फ दो क्रॉप्स में, है ना, वीट और राइस। इसलिए बात चलती है किसकी, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की। और कौन से 3 राज्यों को ही फायदा मिला था इसका, वहां के फार्मर्स को, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, है ना।
सबसे हम्बल फार्मर तीनों राज्यों पे, है ना। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स वॉज हाउएवर डिसप्रपोर्शनेट। हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखने को हमें मिली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, ठीक है, विच वॉज 44 एंड 30 मिलियन टन्स इन 2015 to 16 रिस्पेक्टिवली। यूपी में 44, मध्य प्रदेश में 30। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज 252 मिलियन टन्स इन 2015 to 16 एंड इट हैज़ चेंज टू 275 मिलियन टन्स इन 2016 to 17। लेकिन इसकी वजह से क्या क्रिएट होता जा रहा है, हमारा क्या फायदा मिल रहा है? बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है जानते हो? रिजर्व में जो रख लिया जाए कि अगर देश में मतलब अनाज नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इतना तो रहे कि हम मतलब चला सके। तो वो फूड सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में बफर स्टॉक का टॉपिक, हाँ ये रहा। बफर स्टॉक में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी आएगा थोड़ी देर में। तो यूपी और मध्य प्रदेश दे रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इन द फील्ड ऑफ फीड विच वॉज 26 मिलियन, ये आपको याद नहीं रखना है, एंड 17 मिलियन रिस्पेक्टिवली। वेस्ट बंगाल and UP on the other hand, they recorded significant production of rice. वेस्ट बंगाल में 15.75 मिलियन टन्स एंड यूपी के अंदर 12.51 मिलियन टन्स 2015 to 16, ठीक है। चावल की खेती के लिए क्या चाहिए होता है हमें? पानी। ब्लैक सॉइल पे हो सकता है चावल? ब्लैक सॉइल और पानी एक दूसरे के एंटी होते हैं या फिर एक दूसरे का सहारा लेकर चलते हैं? ब्लैक सॉइल और पानी सही कॉम्बिनेशन है ये। बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है ब्लैक सॉइल को। कॉटन की बात कर लो आप, कॉटन में चाहिए पानी। हाँ देखा, ये एक्टिवनेस चाहिए थी मुझे। कह रही हाँ पानी तो चाहिए, है ना। कई लोग ये बोलेंगे नहीं पानी नहीं चाहिए, क्रॉप कौन उगाएगा। कम मात्रा में चाहिए, देखें ना। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में, बफर स्टॉक के बारे में।